has reportedly fired on Indian fishermen in the Dwarka area. Pakistan's maritime security personnel on Sunday nabbed 43 Indian fishermen and impounded 8 boats for allegedly trespassing on Pakistan's territorial waters. The Coast Guard had found that this Pakistani boat was in Indian waters. This happened on the night of September 14th. They were immediately apprehended. India has strongly condemned the killing of an Indian fisherman by Pakistan's Maritime Security Agency and unprovoked firing. Our sources have said the man on the Indian fishing boat was shot dead by Pakistan's forces on Saturday after they fired at the boat. A second fisherman was also injured in this firing. He is being treated in a hospital in Gujarat's Okha, according to the police. Now, Sridhar Ramesh Chamre was killed after the PMSA personnel opened fire on him and other crew members on Saturday evening. He was in the cabin of the boat when he was hit by bullets. फैला हुआ धरती पे जो सागर है हमारा, छीनो नहीं हमसे कि यही घर है हमारा। बेसिमत हवाओं से लहराते हुए बेड़े, बेसिमत हवाओं से लहराते हुए बेड़े, लहरों के नहीं हैं ये लुटेरों के थपेड़े। इस खौफ में जीना ये मुकद्दर है हमारा, छीनो नहीं हमसे कि यही घर है हमारा। मेरा ताल्लुकात गुजरात के मछुआरों के साथ 2004-2005 के दौरान आया। सौराष्ट्र के मछुआरों के साथ जो संबंध बने, उसके चलते मेरा जाना बहुत हो गया। यह मछुआरे सदियों से समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं। उनका पूरा जीवन जो है इस मछली पर ही है। आने वाली उनाले भलो गुजरात, गंग तरंग प्रवाह चले, कर्म संजों के सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दियो ना दियो। ओले बाला पड़नी। मेरा मांगरोल गांव जो गुजरात के पश्चिम छोड़ के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के टाउन में पड़ता है और पूरा एक मछुआरों का गांव है और यहीं पर मैं पढ़ा हूँ। प्राइमरी सेक्शन यहीं पूरा हुआ है मछुआरों के बीच में। हमारा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट का स्कूल है, उसमें मैं 1 से 5 दौरान तक पढ़ा हूँ। यहाँ पढ़ना लिखना बड़ा होना, समुद्र में तैरना, खेलना कूदना सब ये है। इसलिए मछुआरों का
जीवन क्या है मुझे पता है, कौन से उसके सुख दुख सारी चीजें मुझे पता है। गुजरात एक ऐसा हिंदुस्तान में प्रदेश है कि जिसको सबसे बड़ा समुद्र किनारा है। यह समुद्र किनारे की शुरुआत कच्छ के रण से शुरू होती है, अरबी समुद्र को लगकर। कच्छ से रण को लेकर से दक्षिण गुजरात में वलसाड, उमरगांव, ये जो इलाका है वहाँ तक ये पूरा अरबी समुद्र है। सौराष्ट्र की बात करें तो सौराष्ट्र में पोरबंदर, मांगरोळ, वेरावल इलाका जो है वो समुद्र किनारा है। वैसे ही उसको लगकर यूनियन टेरिटरी दीव है। यह पूरा जो इलाका है, समुद्र का जो पूरा इलाका है, वो जैव विविधता से संपन्न इलाका है। मैं जब छोटा था तब से मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो छोटी छोटी नाव है और बोट ट्रॉलर्स जिसको बोलते हैं, वो मछली भर भर के ले आती थी। उसमें बग्गा, धोमा, पल्ला, हलवा, पोम्फ्रेट, झींगा सारी मछलियाँ आती थी। यह मछुआरे जो है समुद्र में जाकर मछली पकड़ते हैं, लेकिन मछली पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। उनका जो पूरा लाइफ जो है, जिसको हम कहते हैं, यह लाइफ एक लंबा बड़ा मुश्किल संघर्ष है। समुद्र हमारा बाप है ऐसा हम समझते हैं। जब साइक्लोन आता है, तूफान आता है, तो उसी की गोद में हम खेलते हैं। उसी के अंदर हमारा जीवन निर्वाह चलता है। समुद्र से जो मछली आती है वो बेचकर हम खाना पीना वो सब उसमें से निकालते हैं। तो ये हमारा एक जीवन निर्वाह है। श्री भवानी माँ जगमा जीत दे अने वड़ी उनाले भलो गुजरात। गुजरात में करीबन 1.5 करोड़ आबादी इस मच्छीमारी के व्यवसाय पर उनका जीवन निर्वाह चलता है। गंग तरंग प्रवाह चले ओले बाला पड़नी पण रे पड़दा थकी जोने बातू करे। जाल बनाना, मछली बेचना, मछली को एक्सपोर्टर तक ले जाना, एक्सपोर्टर के वहाँ से वापस शहर की ओर मछली भेजना, यह जो पूरा व्यवसाय जो है, इसमें करीबन 1.5 करोड़ लोग का जीवन निर्वाह चलता है। वर्ष थम जाती है और मच्छी मारी का नया मौसम शुरू होता है। लेकिन इस बीच में मौसम खत्म होने के वक्त तक जो बोट होती है, बोट के कलर उड़ जाते हैं, बोट की मरम्मत आवश्यकता होती है, बोट में जो जाल होती है, जाल भी खराब हो जाती है। तो ये जो पूरा जो समय है, ये जो पूरा पीरियड है, यह सब काम इस दौरान किए जाते हैं। इस दौरान और भी एक काम बहुत महत्व का होता है। नाव के जो मालिक होते हैं, नाव के मालिक को तंडेल ढूंढने होते हैं और खलासी ढूंढने होते हैं। तंडेल और खलासी के साथ इसी दौरान कुछ समझौता होता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं अगले साल के लिए और उनको रिजर्व किया जाता है ताकि तंडेल और जो खलासी जो है वो किसी और दूसरी बोट पर ना जाए।
ये 25 दिन के लिए बोट को पानी में समुद्र में रखने के लिए हार्बर से ही पंप से डीजल लेकर हमारी नाव गहरे समुद्र के लिए फिशिंग के लिए निकलती है। मैं 2-3 बार मछुआरों की बोट में बहुत दूर तक समुद्र में गया हूँ। यह अनुभव जो है, यह अनुभव बहुत ही उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे जैसे जो लोग हैं यहाँ बोट में खड़े भी नहीं रह सकते हैं। हम जब खड़े नहीं रह सकते हैं तब यह जो खलासी है, खलासी बोट में खड़े रहकर जाल समुद्र में डालते हैं और जाल निकालते हैं। इससे आपको यह पता चल सकता है कि जो खलासी है उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा। उनके लिए उनका समुद्र में रहना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। चारों तरफ समुद्र होने के बावजूद मीठे पानी का तो इंतजाम करना ही पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि खाना पीना भी बोट में ही करना पड़ता है। और जब मछलियां आती है तो उसको रखने के लिए बहुत बड़ा चलता फिरता बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज भी हमारे अंदर होता है, जिसके अंदर बर्फ भरा होता है। यहाँ से हमारे फिशिंग ट्रॉलर जो है वो गुजरात से गोवा तक फिशिंग के लिए जाते हैं और पश्चिम छोर पर 150 नॉटिकल माइल डीप सी में भी जाते हैं। और पाकिस्तान की तरफ हमारा जखम हार्बर है, वहाँ IMBL होता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर बोलते हैं हम उसको, IMBL शॉर्ट में कहते हैं। तो वो बॉर्डर तक भी हमारे फिशरमैन हमारी बोट फिशिंग के लिए जाती है, जहाँ हमें 20 नॉटिकल माइल पाकिस्तान का 10 और इंडिया का 10 नॉटिकल माइल छोड़ के नो फिशिंग जोन कहलाता है। और इसीलिए दिशा समझना बहुत जरूरी होता है। आप किस दिशा की तरफ वो जा रहे हो, IMBL कितने नज़दीक है या कितने दूर है, यह भी समझना होता है। और इसीलिए हर नाव में जो GPS होती है उसको सतर्क रखना बहुत जरूरी होता है। टंडेल जितना अनुभवी उतनी ही ज्यादा मछली मिलने की संभावना होती है। जिस दिन बड़े पैमाने पर मछली जाल में आती है उस दिन बोट पर एक खुशी का माहौल होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, हवा निराश करती है और समुद्र से मछलियां बहुत कम मिलती है। और यह निराशा का माहौल जो होता है, वो निराशा के माहौल में लोग बैठते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस निराशा में भी एक आशा होती है, उम्मीद होती है। और यह उम्मीद कि अगले दिन हमको अच्छी तादाद में मछलियां मिलेगी। और यह निराशा के साथ उनका दिन ढलता है और बोट पर चूल्हे जलने की शुरुआत होती है। सभी को अच्छी मछलियां लाने की आशा होती है, उसीलिए अच्छी मछली कहाँ मिलती है उसका अंदाज हमारे टंडेल को ही होता है। और उसी अच्छी मछली लाने के लिए गहरे समुद्र में जाने के लिए टंडेल ही डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है और नाव का पहिया घुमा देता है। अचानक एक दिन बोट के मालिक का या और किसी बोट के टंडेल का संदेश आता है कि आपके आदमी को पकड़कर पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी पाकिस्तान ले गई है। यह सुनते ही परिवारों पर आफत का पहाड़ टूट पड़ता है। हमारा 2 છોકરા છે।
मेरा घर वाला મારો ફાધર નતા મારો દીકરો મારા લડકા છોકરા મારો છોકરો એક મારો દીકરો નામથી રાજા અને એક રાધી સીધી એક દીકરો हाँ, हम यहाँ से मछली मारी करने जा रहा था तो अपना बॉर्डर आया, बॉर्डर से आगे निकला थोड़ा, वो क्या है मछली थोड़ी मिल रही थी, जैसे आगे जा रहा था वैसे मछली बहुत मिलती थी। हम थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा था, वहाँ GPS बंद हो गया। एक दिन धंधा किया, बाद में हमने देखा तो पाकिस्तान की कोस्ट गार्ड आ गई, उसने देख लिया, उसमें से हम 25-30 बोट था, लेकिन हमारा 4 बोट उसको देख के भागा तो वो हम 4 बोट जब भागी उसके पीछे ही आई और वो चारों को उठा लिया, चारों को उठा के सीधा पाकिस्तान चल बसी। फिशिंग करने गया था और बॉर्डर के बाहर किनारे बैठा, रात सुबह 19 तारीख को नहीं आया पाकिस्तान, तो पकड़ लिया। आपको कैसे पकड़ा था? पानी में? पानी में ऐसे क्या बोलता है वो क्या बोलता है कुर्सी चोर है, कुर्सी चोर मारी थी वो पाकिस्तान वाला है, पाकिस्तान में वो चेयर ले जाओ, कुछ इनका बैठने दो, चेयर ले दो, उसको मारा। પકડાય ત્યારે તો મેં આવવાના દિવસે પકડાયા છે। ફિશિંગ કરીને ઘરે આવતા હતા, એ લોકોએ ભાઈ રાતના અમારે ટેમ્પા ઉઠાયેલા દેવીવાળા, રાતના અમને 8:30-9 વાગે અમને પકડી લીધા। वो बोल रहे तो आप हमारे पानी में, हमने बोला था हम तो हमारे पानी में है, वो बोलता है नहीं तुम हमारे पानी में, हमको ऊपर से ऑर्डर दिया है आप लोगों को पकड़ने के लिए। इसके बाद हमको पकड़ के लेके गए थे, हम 70 बंदे, हाँ 6 बंदे थे एक लांच में और 3 लांचें थी, 2 लांच में 6 थे, एक लांच में 5 बंदे थे। અમે અહીં બોર્ડરની ધારમાં હતા પકડાયા, આપણી લેવી આમ દી હતી પકડા ને ત્યારે આપણી લેવી આમ દી હતી। टेम्पो આવ્યો ને वो डायरेक्ट 7 बोट ने हेड પડ્યો, હડ પકડ ટેમ્પો અહીંયા ઉતારી દીધા હતા ને ટેમ્પા, લેવી એની દેખાતી નથી, ખાલી ટેમ્પા જ પકડવા, લેવી તો મોડી આવે, આવીને ડાયરેક્ટ મારવા જ માંડ્યા બધી, ખલાઈશું બધું કપડા કઢવીને પાછા ખલાવીને તમે લેવીમાં, ટેમ્પા વાળા ઓછા મેરા લેવીમાં વધારે ઉઠા સવારે ચા પાણીનું કરીને પછી સવારે છે ને આઠું બાંધ્યા ને હાથમાં પટ્ટી બાંધી, પછી દરિયામાં પાછા એમને બહાર નેવી હતી, નેવીમાં હોય અમે તો અંદર હતા, કામ કરતા, બધી કામ હોય પૂરું કામ કરવા માંડ્યા, પછી એને જોયું આખું જોયું કે આપણે જેટલા માણસો હતા એના 2 ઠપાટું મારી ને બેસાડ્યા કે તમે બેસી જાઓ। नहीं हमको पकड़ के चला गया लेकिन हमको बचाया नहीं। इन सभी को पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने पकड़ा है और पाकिस्तान के कराची की जेल में रखा है। कुछ ही समय के अंदर जो आज़ाद मछुआरे थे वो पाकिस्तान के गुनहगार हो गए हैं। सिर्फ भारत के मछुआरे पकड़े जाते हैं ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान के जो मछुआरे हैं उनको भी जब वो IMBL क्रॉस करते हैं तो भारत की कोस्ट गार्ड उनको भी पकड़ती है और वो भी भारत के गुनहगार बन जाते हैं। दोनों देश के मछुआरे कभी एक दूसरे के दुश्मन थे ही नहीं। हम फिशरमैन कभी भी समुद्र में मिलते थे। जब हमारी रोटी आटा पानी खत्म हो जाता था तो उनका आटा रोटी पानी सब मिलता था, उनका खत्म हो जाता था तो हमारा रोटी पानी आटा वो लेकर
हमारे बीच कोई भी दुश्मनावट फिशरमैनों के बीच नहीं थी। पिछले कुछ सालों से हमारे साथ ये क्यों हो रहा है? गरीब फिशरमैनों की जिंदगी बदल देने वाला ये पकड़ धकड़ने का जो खेल स्टार्ट हुआ है वो कब शुरू हुआ? 1947 में दोनों मुल्क अलग हुए। उसके पहले तक गुजरात के मछुआरे और आज के पाकिस्तान के सिंध के मछुआरे आज़ादी के साथ मछली पकड़ते थे, लेकिन 1947 में मुल्क का विभाजन हुआ और दोनों मुल्कों की सीमाएं तय हो गई, समुंदर की सीमाएं भी तय हो गई। यह सीमा तय होने के बाद एक मुल्क का मछुआरा बोट के साथ जब दूसरे मुल्क के पानी में प्रवेश करता है, गलती से भी क्यों ना हो, तो उसको पकड़ा जाता है। दोनों देशों की सीमाएं निश्चित होने की वजह से यह मछुआरे और मत्स्य व्यवसाय एक बड़े संकट में आ गई। 1947 के बाद दोनों मुल्कों के बीच कारगिल को पकड़कर 3.5 युद्ध हुए और उसके चलते सीमाएं जो थी वो ज़्यादा मजबूत हो गई है। सीमाओं पर तनाव बढ़ गया और तनाव बढ़ने की वजह से मछुआरे बड़ी तादाद में पकड़े जाने लगे। कई बार ऐसा भी होता है कि भारतीय मछुआर अपने पानी में होने के बावजूद पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की बोट आकर उनको पकड़कर ले जाती है। उसके बाद नाव को घुमाकर कराची के बंदरगाह की तरफ ले जाते हैं। वहाँ मछुआरों को उतारा जाता है, उसके बाद उसका मेडिकल चेकअप होता है, उसके बाद उसको लॉकअप में ले जाते हैं। वहाँ जाकर 2 दिन के बाद उसको कोर्ट के सामने पेश करते हैं और उसके बाद उसको कराची के लांडी जेल में रखा जाता है। वहाँ एक अंधेरे अनिश्चित भविष्य की शुरुआत होती है। किसी मंजे हुए गुनहगार के नसीब की जिंदगी उसे वहाँ गुजारनी पड़ती है। इस काल में उसकी जिंदगी का कोई एक हिस्सा गायब नहीं होता है। उसको मानसिक शारीरिक सेहत की भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जेल में हम 14 महीने रहा और जेल में खाने पीने की बहुत तकलीफ है। पूरा एक दिन का 5 रोटी मिलता है, एक सुबह, 2 दोपहर को, 2 रात को, और 1-2 रोटी में तो क्या पेट तो नहीं भरेगा। और बाद में काम करवाता है, घास कटवाता है, या कचरे का गाड़ी भरने का है तो वो काम करना पड़ता है। अगर ना बोलेगा तो वो मारेगा, काम तो करना ही पड़ता है। एक ब्रेक होती है, एक सर्कल होता है, उसमें 4-5 ब्रेक होती है। उसमें 3 में पाकिस्तान है तो 2 में इंडिया वाला होता है, तो अलग अलग रखते हैं। लेकिन दिन में 1 घंटा वो देता है, सब साथ में काम कर सकता है। जो बैठने का तो बैठे, बात करना है बात करे, कोई झगड़े वगैरह नहीं। हमाम बहुत अच्छी है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत खराब है पाकिस्तान में। ત્રાસ એટલે જમવાનું ને એવું બધી ને કઈ બીમાર હોય તો મારકૂટ ને એવું બધી કરે, નહીં કામ કરવા નીકળે તો કઈ બીમાર હોય ને કામ કરવા ના નીકળે તો મારકૂટ કરે। એક ઇન્જેક્શન મારે ને સાહેબ, બપોરના આખા દિવસમાં એક વખત આવે, 1 થી 1.5 વાગ્યાના ગાળામાં આવે। એ એક જ ઇન્જેક્શન મારી દે ને ખંભામાં મારે, એટલે સાંજે 6:30 વાગ્યા પછી જ ઉઠે। એટલે એક ઇન્જેક્શન મારે ને 1 સેકન્ડમાં સીધો લાસ્ટ ને પડ્યો, 1 સેકન્ડ મારે। यहाँ दवा कोई नहीं, यहाँ एक जातनी गोली बोले, ताव हो ठाठ हो पाछा गारू काढ़े कि बेंचर तमारा बाज भाई आपी जाए दवा। वो उधर जो तो कोई भी आदमी दवा मांगेगा, मेरे पेट में दर्द है तो माथे की दे देगा गोली, माथे का बोलेगा तो पेट की देगा। तो ऐसा कोई गोली किसी को लगू। जब रूम में जज आया था, जज को पूछा हमने, जज साहब हम मछली चोरी वाला है, हम बॉर्डर क्लास तो है नहीं। उसने बोला सही है, तो
तो हमारी सजा कितनी है? तो जज ने जवाब दिया तुम्हारा सजा 3 महीने का ही है। तो हमने बोला हमको 9 महीने तो हो गए इधर, तो उसका कुछ करो। तो उसने जवाब दिए कि वो तुम्हारा गवर्नमेंट जाने है या मोदी जाने है, ऐसा जवाब दिया। हाई कमिश्नर आवे પછી તો આપણે અમને તો નેજરું આપી ગયા, દાઢી બનાવવાને, સાબુન આપી ગયા લાવવાને, કપડાં ધોવાને, એક એક કપડાની જોડી આપી ગયા, તો બધી આપી ગયા લાડવાને, આવું બધું અમારે તો બરાબર આપણે ગણેશ ચોકની જે હાઈ કમિશ્નર આવ્યા હતા અમારે કોન્સલ કરવા। 2008 में भारत और पाकिस्तान के बीच एग्रीमेंट ऑन कॉन्सुलर एक्सेस हुआ और इस एग्रीमेंट के तहत कोई भारतीय अगर पाकिस्तान में पकड़ा जाता है या कोई पाकिस्तानी भारत में पकड़ा जाता है तो पकड़ने के 90 दिन के अंदर उस मुल्क के उच्चायुक्तालय हाई कमीशन जो होता है उनके अधिकारियों को यह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मिलने देना यह बंधन कारक है। लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि 90 दिन तो छोड़ो, कई केस ऐसे हैं कि जहां 1.5-2 साल होने के बावजूद भी कॉन्सुलर एक्सेस दिया नहीं जाता है। पहले मछुआरों का राष्ट्रीयत्व प्रस्तुत करने वाली प्रक्रिया तुलना में आसान होती थी, क्योंकि स्थानिक मछुआरों का प्रतिनिधि मंडल गवर्नमेंट की तरफ कराची जाता था, वो खुद मिलकर पहचान प्रक्रिया को पूरा करते थे। यहाँ हाई कमीशन से जो अधिकारी मछुआरों को मिलने के लिए जेल में आता है तो उसके सामने सबसे बड़ा काम यह होता है कि यह जो व्यक्ति है यह सही में भारतीय है या नहीं, और इसके लिए वो उसकी तस्वीर लेता है, उसके गांव की मालूमात लेता है, उसके रिश्तेदार की मालूमात लेता है, और यह सब मालूमात और तस्वीर हाई कमीशन के जो अधिकारी है वो भारत सरकार को भेजते हैं, और भारत सरकार यह जो मालूमात उस हाई कमीशन के अधिकारी से आई हुई होती है वह जो संबंधित जो स्टेट है वहाँ भेजता है, और वहाँ के अधिकारियों को कहता है कि आप यह मालूमात निकालिए, यह जो आदमी है वो इस गांव का रहने वाला है या नहीं। जेल में अनिश्चित काल तक फंसे हुए कई बाप होते हैं, कई बेटे होते हैं, और उनका जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे इसमें एक एक पल गिनना उनके लिए असंभव सा बन जाता है। दिन कटता नहीं, रात निकलती नहीं। ऐसे इसमें घर से आने वाले खत और घर वालों के लिए जेल से लिखे गए खत, वो कई बार एक ही खत पढ़ते रहते हैं, और खत में भी है कि जब 3 खत लिखे जाते हैं तो 1 खत पहुंचता है। भारत साथ लखवानु कि सूर्य उगता અને આથમતા હર ઘડી યાદ કરનાર આપના પપ્પાના આશીર્વાદ વાંચજો। તમારા કાગળ મળ્યો, વાંચી ઘણો આનંદ થયો। તેવી જ રીતે ટપાલ લખતા રહેજો। બીજું લખવાનું કે મારી તબિયત સારી છે, મારી ચિંતા ફિકર કરશો નહીં। મારા નાના પ્યારા ગુડુ ઈવુ ને મારા આશીર્વાદ આપજો, ને થોડી મીરા તમાકુ મોકલી આપજો। ને ટપાલ આવી નહીં, ત્યાં છોકરા છૂટીને આવ્યા તો ટપાલ લાવ્યા હતા, આવ્યા તો છોકરા છૂટીને લાવ્યા તો લાવ્યા। તો માને કહીએ કે અમીને વેલામાં વેલા છોડીએ તો અમે છૂટછું 6મા 7મા મહિનામાં એમ છોડીએ। બીજી કંઈ 6મા મહિનામાં છૂટા નહીં, 7મા મહિનામાં વાંચીએ। હા કાગળ આવ્યું તો મારા છોકરાને એક ટપાલ, અમે અહીંથી ટપાલ નાખીએ તે પહેલાં અમારા છોકરાએ લખ્યું હતું કે અમીને આ તકલીફ છે કે અમને જેલમાંથી કોઈ બહાર કાઢતા નથી ફરવા માટે, પણ ને અમીને તાણા દીધેલા છે ને અમને રૂમમાં ને રૂમમાં રાખે છે। મારા ભાઈનો કોઈ જાતનો ગુનો કઈ નથી, ને કેવી રીતે પૂરીને રાખે તો આખા દિવસની 5 રોટલી આપે। એ કેવી હાલત, બપોરના 2 કેવી મારા દીકરાની કેવી હાલત આવે, તો કેમ કે મારા દીકરાની घर की औरतों को घर का सारा बोझ उठाना पड़ता है, दूसरों के घर काम करने
या तो रजाई घुटने का काम करना पड़ता है या मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। आखिरकार बिखरे संसार को समेटने का काम औरतों को करना पड़ता है। घरवाળો પકડાઈ ગયો પછી અમે કામે જતા ફિલિંગમાં મચ્છી સાફ કરવા જતા પછી છોકરાઓને નાના બેને લઈ જતી હતી કામ માટે। છોકરાઓ સ્કૂલે જતા હતા ભણવા માટે। ઘરમાં કોઈ સદસ્ય ના હતો કમાવા, મારે જ બધી કરવાનું હતું કમાઈને છોકરાનું ગુજરાન ચલાવવાનું હતું, સ્કૂલ ફી બધું મારા માટે જ કરવાનું હતું। તો અમારો સસરો એના દીકરા માટે ઉપાડી કરીને પછી મારો સસરો ઓફ થઈ ગયા એના દીકરાને હાથું, પણ દીકરાની ચિંતા કરીને પછી દીકરો ના આવ્યો તો મારો સસરો મરી ગયા। અમે કામ કરીને ગુજરાન હલાવતા હતા, બહુ કામ કરતા હતા રાત દિવસ। આવીને કામ કરવાનું, રસોઈ બનાવવાની, ખવડાવવાની, રસોડા કરવા જતી હું આખો દિવસ પૂરા દિન। કઈ અમારે ક્યાંયથી આવક નથી ભાઈ। અમારા બાપુજીનો છે ને ત્યાં છે મારા પપ્પાના ઘેરે, એટલે મારા મા હોય ને ત્યાં, એટલે અમારા ભાઈઓ ને એ બધે અમે એ લોકો કરે છે અમારું। અમે હાવ મજૂરિયા છે અટાણે હું એમ કહું કે હું આટલી દોડીને તો મારી પાસે 30-35 હજાર રૂપિયાની માગણું થઈ ગઈ। હવે ભરણ પોષણ તો સાહેબ હવે હલાવવું તો પડે ને। કઈ ભાઈ આપણે દાડી મજૂરી કરવી, સૂકી મસી વેચવા જઈએ તો કામના રાહત કરે, તો એમ કરીને જીવન તો ગુજારવો જોઈએ ને। गोदड़ा बनाती हूँ, सिलाई काम, तकिया ने ऐसा बनाती हूँ। આમ બોલીએ તો ખરા, પણ તમે આ મૂકો એટલે પછી મારા છોકરાને હેરાન તો ન કરે ને કે આ તારી મમ્મી આવી રીતથી બોલે છે। यह मसला सिर्फ गांव, तालुका, जिला, राज्य, मुल्क का नहीं है। यह मसला है दो मुल्कों के बीच का। यह मसला है भारत और पाकिस्तान का। यह मसला है शत्रु राष्ट्र का। ऐसे इसमें उनके परिवार के हैं, मच्छीमार संगठन के लोग हैं, सरकारी अधिकारी है, यह सब की दौड़धाम शुरू होती है कागजात इकट्ठा करने की और बताने की यह जो पकड़ा हुआ इंसान जो है यह हमारे परिवार का है और वह भारतीय है। પછી અમે કોડીનાર વાળા પાસે ગઈ હતી, હું માંગરોળ જઈ આવી, પછી વેરાવળ જઈ આવી। તો વેરાવળ હું ગઈ તો અહીંયા મને શું કીધું કે જો અમને કઈ એવી જાણકારી નથી કે પણ નાથી જાણકારી મળી તો અમે તમને જવાબ દેવું। કાલ પરમ દિવસે સાહેબ સાહેબને મેં પૂછ્યું કે સાહેબ મારા 3 મહિના થયા ને તમે ફાઇલો કેમ હશે અહીંયા રાખી? તો કે વાપીનો એક ખલાસી છે ને કે તમારો એટલે એ ફાઇલ ઝીલાઈ ગઈ છે તમારી ફાઇલો, એટલે હું ગમે એમ કરીને આ ફાઇલ પુગાડી જ આખીએ, તમે આનું ટેન્શન લેવા માંગ ને તું હું સાહેબ રડવા માંડી એ સાહેબ મેરે કે આજ મારા વરના 3 મહિના થયા ને તમે એ ફાઇલ પુગાડી નથી તો શું કામનું હુકમ? તો કે તમે ચિંતા કરો માં કે ગમે એમ કરીને પણ હું ફાઇલ પુગાડી જ આખી આપું। पकड़े गए मछुआरों का केंद्र सरकार से कोई योजना नहीं है। गुजरात सरकार की एक योजना है, हर दिन 300 रुपया देते हैं और ये जब तक पकड़े गए दिन से लेकर जब तक वो घर नहीं लौटे पाकिस्तान की जेल से छूटकर, तब तक ये 300 रुपया उनको अकाउंट में डाला जाता है। पहले ये रकम 150 रुपया था, आजकल इसको 300 रुपया किया गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो फिशरमैन है, उनको ये पैसे मिलते भी नहीं है क्योंकि उनके बैंक अकाउंट नहीं होते या तो उसको पता भी नहीं होता है, इसलिए कोई फिशरमैन परिवार ऐसा है उसको ये पैसा मिलते भी नहीं थे। મને તો મહિલા નથી પણ કે એમાં કાગળિયા કર્યા હતા અમે પણ કે બેંકમાં જમા થઈ જતી, પછી અમે કે લાખ રૂપિયા જમા થાય કે પણ અમારા ગરીબનું કોણ સાંભળે? હારા હોય જોઈ તો 5 રૂપિયા દઈને પણ બધું ઓલું કરે, અમારી પાસે શું છે તેમ દઈને કરીએ, એટલે ગરીબનું તો કોઈ સાંભળે નહીં। અમને સરકાર તરફથી સાહેબ મદદ મળતી હતી તે હવે મહિના દિવસથી બંધ થઈ ગયા છે। કંઈ સરકાર અમારી છોકરીમાં કે ખાતામાં પૈસા આવતા નથી, 1 મહિના દિવસના સાહેબ મારા છોકરાને 6થો મહિનો હાલે છે।
यह सब देखने के बाद सवाल ये उठता है कि इतने बड़े तादाद में लोग पकड़े जाने के बावजूद सागरी सीमा के उस तरफ क्यों जाते हैं। हालांकि वो जानते हैं कि गिरफ्तारी के बाद का जो जेल का जो जीवन होता है वो नरक से भी बदतर होता है, लेकिन उसके बावजूद वह सागरी सीमा के उस पार क्यों जाते हैं, यह सवाल हम सबके सामने है। कोई जानबूझ के तो नहीं जाते, अर्बन लोग हैं, बॉर्डर का कोई ठिकाना नहीं रहता, पढ़े लिखे नहीं है, पता नहीं कि इंटरनेशनल बॉर्डर कहाँ पे है, इसे बाई मिस्टेक हो जाता है और ऐसा घटना होती है। भारत के सागर में मछलियों की कमी है। पाकिस्तान का समुद्र में कम प्रदूषित होने से मछलियाँ ज़्यादा मिलती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि वहाँ की जो सिंधु नदी है वो अरबी समुद्र को मिलती है। मीठे पानी में मडी लैंड है, मैंग्रोव ट्रीज है, उसके कारण मछलियाँ ज़्यादा पैदा होती हैं। कि जहाँ समुद्र का सनलाइट, समुद्र में 10 मीटर तक छोटा सा भी सनलाइट होगा तो वहाँ उसका वनस्पति होता है, समुद्री वनस्पति होता है। और समुद्री वनस्पति में ही फिश है वो अपना अंडा छोड़ती है और वो अपने आप से फलित होकर वो करोड़ों की संख्या में फिश बाहर निकलती है। अभी जो ये पोल्यूशन होने के लिए वो झाड़ी जो ट्री है वनस्पति वही खत्म होगी तो वो मछली आएगी ही नहीं यहाँ। इधर मैंग्रोव से जास्ती मच्छी ओखा साइड जास्ती, इसीलिए हम थोड़ा रिस्क करके उधर फिशिंग लाइन कर रहे हैं। थोड़ी बहुत मछलियाँ मिलने पर नाव का मालिक खुश होता है। मालिक को भी अपना व्यापार बढ़ाने की इच्छा होती है तो वो टंडेल को कुछ सौगात बैट वगैरह देते हैं। टंडेल को उससे भी कभी चंद पैसों मिलने की, ज़्यादा पैसों मिलने की आस होती है। इसीलिए हमारा बोट थोड़ा टंडेल मालिक के हिसाब से थोड़ा रिस्क कर रहा है कि भाई मैं अच्छी मच्छी पकड़ के जाऊँ तो मालिक हमको कुछ देगा। इसी तरफ से वो लोग उधर मच्छी पकड़ने जा रहे हैं, वो थोड़ा रिस्क ले लेते हैं। हम उसको बोलते हैं भाई ऐसी तरह लॉस में आएंगे, 50,000 लाख रुपया कमते आएगा तो हम क्या करेंगे। तो वो क्या गिनती करता है, कुछ आगे पीछे है ना, कुछ ग्राउंड चेंज करने की गिनती करते हैं या बॉर्डर पर है ना थोड़ा निकल जाते हैं बराबर, उसमें 10-15 किलोमीटर आगे पीछे हो जाता है पानी के क्रम के हिसाब से ना, तो ऐसा गलती होने के बाद है ना ऐसा हो सकता है सर। फिशरमैन को ये नहीं बोलता आप पाकिस्तान जाके फिशिंग करो, कोई उन्हें नहीं बोलता है, लेकिन क्या बोलता है आप धंधा करके लेके आओ, मच्छी पकड़ के लेके आओ। क्यों उसको 35,000 टंडेल को पगार दे रहे हैं तो 2-3 लाख रुपया महीने में पगार दे रहा हो तो कम से कम बोलेगा ना मच्छी कैच करके लाओ। अभी मच्छी क्या कैच का लालच टंडेल को, बोट ओनर को भी है और टंडेल को भी है। टंडेल को क्यों है, उसको उसका अगर वो अच्छा केस करेगा, पूरा साल में अच्छा फिशिंग करेगा तो उसको प्रेजेंट देता है, बोनस देते हैं। शुरू में जब भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान छोड़ता था तो समुद्र मार्ग से बोट के साथ उनको छोड़ते थे, लेकिन उसके बाद यह बंद हो गया। इस बात को भी करीबन 30 साल तो हो गए, लेकिन अभी मछुआरों को जब छोड़ा जाता है तो समुद्र मार्ग से नहीं छोड़ा जाता है, तो वाघा अट्टारी बॉर्डर से उनको छोड़ा जाता है। और आज की तादाद में की बात करें तो पाकिस्तान के पास भारत की 1028 फिशिंग बोट है और पाकिस्तान की करीबन 219 बोट भारत के पास है। बोट ओनर का अभी भी बोट का करीबन 50 लाख रुपए का एक बोट बनता है। अभी वो 50 से ज़्यादा हो गया, महंगाई बढ़ गई। लेकिन बोट पकड़ने के बाद जो खलासी है, हमारा जो टंडेल है, उसका घर का भी, उसका आदमी का भी जो खर्चा पानी वो देना पड़ता है। और जो बोट ओनर है वो जो जिसके पास एक ही बोट है उसका परिवार उसके ऊपर उसका निभाव होता है। अगर बोट ही चला गया तो पूरा परिवार रोड के ऊपर आ जाता है, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। बच्चों का स्कूल छूट जाती है, घर का सब अव्यवस्थित हो जाता है।
क्योंकि एक ही बोट के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि 50 लाख रुपया किसी के पास एक साथ तो नहीं रहता, तो बैंक में लोन लेता है, ठेकेदारों के पास से पैसा एडवांस लेता है, तो सब पैसा चुकाने के लिए उसके पास कुछ रहता ही नहीं है। अगर बोट ही नहीं है तो इतना भारी कर्जा कैसे चुकाएगा? हम 35 साल से है ना इस बिजनेस में। यानी कि आपके पिताजी भी यही बिजनेस? हाँ, और मेरा पूरा फैमिली का है ना जो प्रॉफिट लॉस है वो तो पूरा उधर ही चला गया सर। उन्होंने जो कमाया था वो पाकिस्तान ने लूट लिया। यह आज सिनारियो है और इससे हमको पता चलता है कि इतने बड़ी तादाद में जब बोट और मछुआरे पकड़े जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो कोस्टल इलाका जो है उसकी इकोनॉमी जो है उस इकोनॉमी पूरी ठप हो जाती है। इतने सालों से इस समस्या का कोई हल नहीं निकला है। दोनों तरफ के भारत और पाकिस्तान के मछुआरे एक दूसरे की जेलों में बंद पड़े हैं और राजकीय इच्छा शक्ति जो होनी चाहिए इस हल को निकालने के लिए वो राजकीय इच्छा शक्ति भी बिल्कुल नहीं देखने को मिल रही है पॉलिटिशियनों के अंदर। पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी यह संगठन अमन पसंद पत्रकारों की और कार्यकर्ताओं की है, जिसका मैं भी सदस्य हूँ। हम यह कोशिश करते हैं कि मछुआरे जो जेल में फंसे हुए उनको छुड़ाने की और भी जो कैदी है उनको छुड़ाने की, और उसके अलावा दोनों मुल्कों में एक दूसरे के मुल्क के कैदी जिनका मृत्यु होता है उनको वापस लाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन जो मृत्यु जिनका होता है उनकी बॉडी वापस लाने में कम से कम 1 महीना लगता है। कई किस्से ऐसे भी हैं कि जिसमें 3-4 महीने भी लग गए। वाघा चौहान यह गुजरात के ऊना तालुका का रहने वाला था। वाघा चौहान की जो कहानी है वह एक ट्रेजिक कहानी है। यह बताती है कि दोनों मुल्कों के रिश्ते किस तरीके से हैं। वह यह भी बताती है कि दोनों मुल्कों के जो डिप्लोमेट जो है वो किस तरीके से इनसेंसिटिव है। वाघा चौहान की मृत्यु के 3.5 महीने के बाद उसकी बॉडी उसके गांव पहुंची। उस दौरान आप यह सोच लीजिए कि उसके घर के लोगों को पता है कि उसका फादर भाई गुजर गया है। वो कोशिश कर रहे हैं बॉडी जल्द से जल्द आए, बॉडी नहीं आ रही है। 3 महीने हो जाते हैं। अब सोचिए कि उनकी मानसिक हालात क्या होगी। फाइनली 3.5 महीने के बाद जब बॉडी आई तो निश्चित तौर पर बॉडी जो थी 3.5 महीने कि आप कितने भी अच्छे मॉर्ग में बॉडी रखो, डिकम्पोज होना तो शुरू हो ही जाता है। तो वैसे बॉडी उसके गांव में गई और मैं उस गांव में उसके बाद गया था, उनके घर वालों को भी मिला। तो उनका जो दुख था वो शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वेरी सैड स्टोरी। दोनों देशों के मछुआरे कई सालों से इसी पानी में मछलियां पकड़ रहे हैं। मेरे दादाजी, पिताजी, मेरे चाचा सभी ये बताया करते थे कि पाकिस्तानी और इंडियन दोनों फिशरमैन बीच पानी में मिला करते थे। एक दूसरे का हाल भी पूछा जाता था, बातें भी होती थी। दोनों देशों के मछुआरे एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। आज तक किसी भी देश का कोई भी मछुआरा दूसरे देश के विरोध में कोई कार्रवाई करते नहीं दिखे हैं। मुश्किल ये है कि दोनों कंट्रीज ने कोई भी उसका सिस्टमैटिक अप्रोच अभी तक नहीं लिया है कि दोनों मुल्क एक दूसरे से बात कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन इनकी जो एक्सचेंज है मछुआरों की, जो मछलियां पकड़ने वाले लोग जो हैं, माहीगीर जो हैं,
उनके जो असासे हैं, उनकी अपनी जानो माल, उनको कैसे हम महफूज कर सकते हैं? क्योंकि अब इंडिया की जेलों में भी जो है ना वो जो माहीगीर हैं वो बंद है, उनकी लांचें सड़ रही हैं। इसी तरह हमारी जेलों में भी इंडियन माहीगीर होते हैं और यहाँ पे उनकी लांचें सड़ रही होती हैं। तो इसका कोई एक वे आउट ज़रूर होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो वे आउट है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति दोनों हुकूमतों में नहीं है। पाकिस्तान ने भारत के मछुआरों की 4 बोट पकड़ी तो भारत पाकिस्तान के मछुआरों की 2 बोट पकड़ेगा। पाकिस्तान ने डेड बॉडी भेजने में समय लगाया तो भारत पाकिस्तान के मछुआरों की डेड बॉडी भेजने में समय लगाएगा। यह मछुआरे दोनों मुल्कों के पॉलिटिकल एजेंडा में पीसे जा रहे हैं। नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच जब कभी तनाव बढ़ता है तो उसका असर इन मछुआरों की जिंदगी पर होता है। इतिहास यह बताता है कि आमतौर पर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा तनाव के रहे, टेंस रहे। करीबन 1985 तक भारतीय मछुआरे उस तरफ भी गए या वहां से भी लोग आए तो पकड़े नहीं जाते थे। उसको एक माना जाता था क्योंकि मछुआरे, चाहे वो कराची के मछुआरे हो चाहे गुजरात के सौराष्ट्र के मछुआरे हो, सालों से एक ही समुद्र में मछली पकड़ते आ रहे हैं। क्योंकि 1947 तक तो एक ही मुल्क था, समुद्र भी वही है, पानी में लकीर नहीं खींची जा सकती। और इसलिए मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि समुद्र जो है, समुद्र किसका है? तो समुद्र जो परंपरागत तरीके से जो मछलियाँ पकड़ते हैं, जो ट्रेडिशनल मछुआरे जो है वो पकड़ते आ रहे हैं। मछुआरे ऐसे होते हैं कि जिस जगह मछली जाएंगे उसके पीछे पीछे मछुआरे जाते हैं। तो समुद्र में इस तरफ मछली नहीं होगी तो मछुआरे जहां मछली है वहां जाएंगे। पानी के परिंदों को न पानी से निकालो, पैरों या परों में कोई जंजीर न डालो। हम लोग समंदर के, समंदर है हमारा, हम लोग समंदर के, समंदर है हमारा। माओ ने सिखाया हमें तूफानों से लड़ना, माओ ने सिखाया हमें तूफानों से लड़ना। सीखा नहीं हमने किसी इंसान से लड़ना। दिल अमन के गीतों से मुनव्वर है हमारा, हम लोग समंदर के, समंदर है हमारा। हम लोग समंदर के, समंदर है हमारा।